हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। कल हमने अपने इस नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको पढ़ाया था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या में जैसे मैंने आपको बताया था 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, अर्थात जहाँ तक आप गिन सकें, एक से लेकर जहाँ तक आप गिन सकें वो सभी हमारी कैसी संख्या होती है? प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अगर इसी नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो को भी शामिल कर लें, इसी नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो को भी शामिल कर लें तो हमारा यही नेचुरल नंबर बन के कहाँ चला आता है? होल नंबर में, अर्थात पूर्ण संख्या में। तो ये कल हमने पढ़ाया था आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और इंटीजर भी बताया था। इंटीजर में मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर बताया था, और उस पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर में मैंने आपको कैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर लाइन पर दिखाया जाता है ये भी मैंने दिखाया था। किसी भी संख्या रेखा पर जब संख्याओं को निरूपित कर दिया जाता है तो वही आपकी रेखा संख्या रेखा कहलाती है, और जीरो के दाहिनी तरफ की संख्याओं को जो हमने निरूपित किया था उसको हमने धन पूर्णांक कहा था। जीरो के बाईं तरफ जिन संख्याओं को हमने निरूपित किया था उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहा था। पूर्णांक में ही हम लोग पहुँच गए थे, इसके आगे धनात्मक पूर्णांक में ही बात कर रहे थे फ्रैक्शन की, भिन्नात्मक संख्याओं की। भिन्नात्मक संख्याएं में जो हमने बात करी थी मेनली 3 तरह की, उचित, अनुचित और मिश्रित। तो उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है, भिन्न बनती कैसे है, ये सब की बात हम लोगों ने कल कर लिया था। तो बात थोड़ा सा उचित के लिए रिमाइंड करा देते हैं। उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न मतलब ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। जैसे लिखा था हमने 1/2। 1/2 में अंश न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर हर से छोटा है। ये संख्या 1, 2 से क्या है? छोटी है। तो हमने इस तरह की भिन्न को क्या कहा था? उचित भिन्न कहा था। अनुचित भिन्न कहा था जिसमें आपके पास अनुचित भिन्न को हमने बोला था कि जब अंश, जैसे हमने लिखा था 3/2, तो 3 क्या है? 2 से बड़ा है, अर्थात ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो? बड़ा हो, वो आपका क्या कहलाता है? अनुचित भिन्न। इसी अनुचित भिन्न को थोड़ा सा सॉल्व करके हम लोग मिश्रित भिन्न बनाते हैं। जैसे इसी को लिख दें 1 सही 1/2, ये हमने मिश्रित भिन्न की बात करी थी। नॉर्मली मिश्रित भिन्न और अनुचित भिन्न एक ही होता, बस इसी को ज़रा सा सॉल्व करके ये फॉर्म में बनाया जाता है। ये कैसे बनता है ये देख लें। जैसे 3 को भाग देना है किससे? 2 से, तो कितनी बार गया? 1 बार, और यहाँ पर बनेगा रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 सही 1/2। ये इस तरह से बनता है हमारा मिश्रित भिन्न। भिन्नों में हमने इतना बात कर लिया था, और यहाँ से बात किए थे रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आइए आज परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में हमने एक डेफिनेशन बताई थी कि आज यहीं पर हम थोड़ा और परिमेय संख्या को डिटेल में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या में कल हमने कहा था ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखी जा सके और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक कि यह भी बात बता दिया था Q हमारा 0 क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे कि बात करी थी 2/0। 2/0 ये एक अनडिफाइंड अपरिभाषित है, जो अपरिभाषित है। तो इसीलिए हमने कहा था कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित कर सकें उसे हम परिमेय कहते हैं। ये तो हमारे किताबों में ऐसी डेफिनेशन लिखी होती है। मैंने एक और डेफिनेशन आपको बताया था ऐसी, जिसमें टर्मिनेटिंग और रिकरिंग या रिपीटिंग की बात करी थी। आइए आज वही टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर वहाँ से परिमेय और अपरिमेय को फिर से परिभाषित करेंगे। तो बात करते हैं हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर इसी को बुकों में लिखा रहता है शांत। ये मोस्टली जो है डीएलएड में भी बहुत पूछा जाता है, और वैसे भी टीईटी में भी दे देता है। तो नंबर की टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है आपको टिक करना होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब शांत संख्याएं, ऐसी संख्याएं। हमने कहा था कि जैसे ऐसी संख्या, जैसे लिखा है 1/2, 1/2 लिखा है हमारे पास।
1/2 लिखा है, हमने कहा था कि कुछ स्टेप के बाद 1/2 कुछ स्टेप के बाद इन्हें भाग देने के पर क्या हो, ये पूर्णतः कट जाए। इसका मतलब क्या है, जैसे 1 को भाग देंगे किसे, 2 से, यही है 1/2 का मतलब। अब इसको हम भाग देंगे तो ये तो जाएगा नहीं, एक बार में हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 10 और 2 पंचे 10। तो ये क्या है, इसका मतलब जिसमें शेष शून्य बचे, पूर्णतः जो कट जाए। तो 1/2 क्या मिला आपको, 0.5, 0.5। तो ऐसी संख्या जो पूर्णतः कट जाए वो हमारी क्या होती है, शांत संख्या या टर्मिनेटिंग नंबर कहलाती है। कल हमने इस पर बात करी थी थोड़ी सी, आज थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर हमारे पास और क्या होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर में 7/8, आप इसको भाग देंगे तो भाग देने की वही प्रक्रिया कि 7 को किससे भाग देना है, 8 से। तो ये भाग देकर जब निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.875। क्या है, ये पूर्णतः कट गया। अब यहाँ पर बात करें कि हमारा जो है एक ही स्टेप में ये कट गया था, एक ही बार भाग दिया और कट गया। यहाँ पर देखा जाए तो 3 स्टेप के बाद हमारे पास कटे हैं। अगर आप इन्हें भाग देकर देखेंगे तो यहाँ पर 0 लगाया, दशमलव, आप इसको ले जाएंगे 8 × 64, ठीक। यहाँ से आपका बनेगा 6, फिर 8, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 60, 6 7 8 7 56, ठीक। यहाँ पर बनेगा 4, 40, इसके बाद यहाँ पर 5 बार अगर ले जाएं, 8 पंचे 40। ये क्या हुआ, हमारा पूर्णतः कट गया। मतलब यहाँ पर कोई हमारे पास शेष नहीं बचा है। लेकिन इसको पूर्णतः काटने के लिए हमारे पास कितने स्टेप गए, 1 2 और 3 स्टेप गए। तो कितने भी कुछ स्टेप्स के बाद हो सकता है एक ही स्टेप के बाद रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, हो सकता है 2 3 4 6 8 10 कितने भी स्टेप के बाद, लेकिन वो कभी ना कभी पूर्णतः कट जाए। ऐसे भिन्नात्मक संख्याएं जो पूर्णतः कट जाए वो आपकी क्या होती हैं, टर्मिनेटिंग नंबर या फिर शांत संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में हमने बात कर ली। जैसे एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, 639/250। आप इसको भी काटेंगे, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, 2556। ये क्या है, कट गया। तो इसमें भी कितने स्टेप के बाद, 4 स्टेप के बाद कटा है। तो इस तरह से स्टेप कितने भी जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस पूर्णतः वो हमारी किस नंबर ऑफ स्टेप के बाद कट जानी चाहिए। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, हमारी टर्मिनेटिंग। कल हमने परमेय संख्याओं में नॉर्मली इस बात को बता दिया था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आइए नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर लें। ये तो हमारी हो गई टर्मिनेटिंग अर्थात शांत संख्या। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो पूर्णतः ना कटे वो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग कहलाती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, हमने कहा कि कुछ स्टेप के बाद ये हमारी क्या होंगे, कट जाए। जब कुछ स्टेप के बाद हमारे ये नंबर्स कट जाते हैं तो हम इन्हें टर्मिनेटिंग बोलते हैं। लेकिन अगर ये नहीं करते हैं, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे नंबर हमारे पास होते हैं जिन्हें हम ऐसे भाग देते जाते हैं बहुत, चाहे जितना तक देते रहें वो हमारे कटते नहीं हैं। तो हमारे कैसे नंबर कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर डिफिनीशन में बात करें तो ऐसी संख्याएं, ऐसी भिन्नात्मक संख्या जो पूर्णतया विभाजित न हो, अशांत संख्या कहते हैं इसे हिंदी में, अशांत संख्या। ये हमारे डीएलएड के सिलेबस में है और ऐसे भी पूछ लेता है टीईटी में, अशांत संख्या कहलाती है। कैसी संख्या, अशांत संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 1/3, 1/3, 1/3 को आप भाग देंगे तो जैसे देते जाइए इसको 0.3, यहाँ पे भाग दे के देख लीजिए 1/3 भाग देंगे, एक में तो जाएगा नहीं। बहुत सारे बच्चे जिनको थोड़ी सी मैथ कम आती, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने 0 पहले क्यों लगा दिया। 0 बस कुछ नहीं कि हमारा ये डेसिमल जो है
ये कहीं विलुप्त ना हो जाए, इसलिए हमने आगे 0 लगा रखा है। इसके लिए घबराए नहीं कि 0 कहाँ से आ जाता है, ये डेसिमल हमारा विलुप्त ना हो, बस इसलिए। सबसे पहले हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे शून्य बढ़ जाएगा, 3 जा 9, वापस से रिमाइंडर 1 आया, फिर से ये 10 बनेगा, फिर लेकर जाएंगे 9, फिर से 1, फिर से लेकर जाएंगे अगर हम 9, ऐसे ये आता जाएगा, ये कभी कटेगा नहीं। आप इसको चाहे जितनी बार भाग दे लीजिए, अनंत बार इस स्टेप पे आप इसको भाग देते रहेंगे, लेकिन ये पूर्णतः कटेगा नहीं। तो ऐसी संख्याएं जो भाग देने पर पूर्णतः कटे ना, उनमें शेष रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता रहेगा, वैसी संख्या हमारी कैसी कहलाती है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 10/3, इसको भी वही बात हुई, आप इसको भी भाग देते जाएंगे, ठीक वैसे ही यहाँ पे आने लगेगा 3.3333, कितनी बार, अनंत बार आप लेकर चले जाइए, ये तब भी आपका कटेगा नहीं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम भाग दें और उसमें कुछ न कुछ शेष बचता रहे, अर्थात पूर्णतः ना कटे, वैसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये आपका पूछा जाता है खास करके डीएलएड में, और कभी कभी ऑप्शन में भी दे देता है कि कौन सा आपका संख्या भिन्नात्मक, कौन सा ऐसा भिन्न शांत है अशांत है। इसका हिंदी थोड़ा सा टिपिकल है, शांत अशांत। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग से आप टर्मिनेटिंग जो शून्य को प्राप्त हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात जिसका हर शून्य को प्राप्त हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जिसका हर शून्य को प्राप्त न हो, या दूसरी भाषा में सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो जो पूर्णतया कट जाए वो टर्मिनेटिंग नंबर, जो भिन्न पूर्णतया ना कटे वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। कल ऐसे ही इसी सीरीज में हमने एक और बात करी थी, रिकरिंग या रिपीटिंग। रिकरिंग रिपीटिंग एक ही होता है, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, दोनों का हिंदी मतलब आवर्त संख्या होता है, या आवर्ती संख्याएं, आवर्त संख्या या आवर्ती संख्याएं, दोनों का बात एक ही है। ठीक है, आइए यहाँ पे बात कर लें। हमने इन्हीं परिमेय में ही ये सारी बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम अभी रिकरिंग, नॉन रिकरिंग और रिपीटिंग, रिकरिंग या टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जब डिफाइन कर लेंगे तो एक बार फिर से परिमेय संख्या की डिफिनेशन को डिफाइन करेंगे। तो रिकरिंग कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जो एक नंबर ऑफ स्टेप के बाद, जिनको जैसे काटने के बाद वो कुछ न कुछ आपके पास क्या करें, रिपीट होती रहे। जैसे कि बात कर लें, लिखा जाए आपके पास हो जैसे 0.313131, ये क्या है, एक साइकिल के बाद, दो संख्याओं के बाद आपस में देखिए 3, फिर एक में 1 आया, फिर से 3, फिर से 1, फिर से 3, फिर से 1, ये क्या है, रिपीट हो रहा, अर्थात 3 और 1 क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा। अब ये आता जाएगा कितना, 3 1 3 1, ये ऐसे आता जाएगा आपका। तो इस तरह के, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिखा हुआ पाएंगे 0.31 बार लगा हुआ, ये नीचे हटा दें नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, क्या लगा हुआ मिलेगा, 0.31 बार लगा हुआ। तो ये बार का मतलब क्या है कि जितनी संख्याओं पर ये बार हमारा लगा हुआ है, अर्थात वो उतने नंबर हमारे रिपीट होंगे। जैसे दूसरे एग्जांपल की बात कर लें हम, तो 1.1356 1356 1356, तो ये तो ऐसे आता जाएगा, आपका कटेगा नहीं, ये ऐसे एक साइकिल के बाद ये रिपीट होता रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको बार को इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो 1.1356। एक चीज़ आप लोगों से हम बताना चाहेंगे, जैसे कभी कभी क्या होता है, लिखा होता है 0.25, इसको पढ़ने के लिए बहुत लोग गलती कर देते हैं, प्लीज़ ऐसा आप लोग ना करें। 0.25 मत पढ़ें, ये हमेशा दशमलव के बाद जो भी संख्या, जो भी गिनतियाँ लिखी होती हैं उन्हें अलग अलग पढ़ा जाता है, उन्हें संख्या के रूप में नहीं पढ़ा जाता। आप इसको 0.25 ना पढ़ के प्लीज़ 0.25 पढ़ें, यही इसका राइट मैनर है पढ़ने का। अक्सर मैंने देखा है लोग पढ़ देंगे 0, जैसे लिखा है 0.125, तो क्या पढ़ देते हैं 0.125, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, 0.125 नहीं, 0.125 आप इस तरह से पढ़ें, यही इसका पढ़ने का राइट मैनर होता है। तो ठीक, यहाँ पर बात करें बार। अब हमने बार कितने नंबर पर लगा रखा है, 1 2 3 एंड 4 नंबर पर। ये इसका मतलब क्या है कि
यही चारों नंबर फिर एक साइकिल के बाद ऐसे ही रिपीट हो रहेंगे। चाहे रिकरिंग लिखा हो या रिपीटिंग लिखा हो, दोनों का बात एक ही होता है। ये आपका ये अक्सर बार लगाकर छोड़ दिया जाता है। जैसे लिखा है 5.256 और यहाँ पर लग गया है बार। ठीक, तो क्या है ये आपके पास 256, ये ऐसे रिपीट होगा। कहीं पर अगर ऐसा आप इसको एक्सपेंड कर लिखें 256 256 256, 3 नंबर के बाद ये अपना 256 256 256 रिपीट होता रहेगा। ये है हमारा क्या, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग नंबर। आवर्ती मतलब, आवर्ती का मतलब ये होता है एक पीरियड के बाद वही नंबर वापस से आए। हिंदी में आप इसको समझना चाहें, आवर्ती का मतलब क्या होता है, एक साइकिल के बाद वही नंबर आपका फिर से रिपीट हो। तो ये साइकिल का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके 2 संख्याओं के बाद, यहाँ पर 2 संख्याओं के बाद वापस से 3 1 3 1 3 1, यहाँ पर 4 संख्याओं के बाद वापस से 1 2 3 5 6 1 3 5 6 1 3 5 6, ये रिपीट हो रहा है। ठीक, यहाँ पर ऐसे बात करें 256 256, यहाँ पर क्या है आपका 3 नंबर के बाद फिर से वापस से तीनों नंबर रिपीट हो रहे हैं। रिकरिंग या रिपीटिंग नंबर ये आपके हो गए। आइए अब बात कर लेते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर की या नॉन रिकरिंग नंबर की। नॉन रिकरिंग, कहीं कहीं पर रिकरिंग लिखा रहता है या नॉन रिपीटिंग नंबर। अनावर्ती संख्या। अब यहाँ पर बात कर लें, जैसे हमारे पास है कि कोई भी नंबर की बात कर लें, लिखा हो जैसे 0.141532798, सपोज दैट ये है, इतने स्टेप के बाद ये हमारा कटा है। अब देख रहे हैं यहाँ पर जैसे 1 4 के बाद 1 तो आया लेकिन 4 नहीं आया, हम इस और 4 नहीं आया, फिर 3 2 के बाद अब 3 2 भी नहीं आया। कभी कभी रिपीटिंग जो हमारे नंबर होते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा रिपीटिंग में जाते हैं, कभी कभी रिपीटिंग नंबर जैसे ये 1.1415, ये तो हमारे इतने रिपीट नहीं हुए, लेकिन क्या हुए फिर 15 15 15 रिपीट हो रहा। तो इसको अगर बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो 1 4 को हटा दीजिए, 1 5 पर बार लगा दीजिए, 1 5 पर बार लगा दीजिए। क्यों 1 5 पर ये बार लगाया मैंने, 1 4 पर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 1 4 हमारा रिपीट नहीं हो रहा, बट 1 5 1 5 1 5 रिपीट हो रहा। तो जहाँ पर ही रिपीट होगा बार वहीं पर लगेगा। हो सकता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जीरो के पॉइंट के बाद जितने नंबर लिखे गए हैं वहीं से ही आपके रिपीट होने लगे, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, कुछ स्टेप हो सकता हो ना रिपीट हो, उसके बाद भी रिपीट हो, ऐसा भी हो सकता है, आप उसके लिए परेशान ना हो। बट यहाँ पर देखें 1 4 के बाद 1 5 आ गया, फिर कोई पीरियड नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पर 1 आना चाहिए था या 3 2 आना चाहिए था, कुछ भी नहीं है, सब आपका डिफरेंट डिफरेंट नंबर है। ये आपके कैसे हो गए, नॉन रिपीटिंग या फिर अनावर्ती संख्याएं। इनमें किसी भी साइकिल या आवर्त के बाद कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, वापस से पुनरावृत्ति नहीं हो रही है नंबरों की, ये आपके हो गए नॉन रिपीटिंग नंबर। जैसे बात कर लें, आपके पास है एक दूसरा और एग्जाम्पल कि 3.572658 कुछ भी लिख दीजिए, ये आपके पास है। यहाँ पे भी रिपीट नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पर 572 लिखा तो है, फिर 5 आया लेकिन 8 9 आ गया, तो ये हमारा रिपीटिंग नहीं हुआ। अगर यहीं पर 72 फिर से आ गया होता तो ये हमारा रिपीटिंग हो जाता। तो ये तो था हमारा, आपने यहाँ पे देखा होगा, होप सो समझ आए होंगे। कन्फ्यूजन मत पालिएगा कि कहाँ पे बार लगता है, बार वहीं पर लगता है जहाँ पर और उतनी संख्याओं पर लगता है जितनी संख्याएं हमारे एक साइकिल एक पीरियड के बाद क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये अगर मान लीजिए नहीं करता है, तो 6 7 3 2 1 कुछ भी आता जा रहा है, ये जब तक जहाँ तक आएगा हमको वहाँ तक लिखना पड़ेगा। बट आपके जो रिपीटिंग नंबर हैं हम उन्हें वहाँ तक ना लिखकर रिपीट कर देते हैं। रिपीट करने के का मतलब क्या है कि बार लगा देते हैं, और जितनी संख्याओं पर बार लगा होता वही हमारा रिपीट होता। होप सो आपने ये बात समझी होगी। फिर भी अगर
कोई दिक्कत होगी, कोई क्वेरी होगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कहाँ पर बात नहीं समझ आई है। मैं इसको फिर से कहीं दूसरे उसमें फिर से और क्लियर कर दूँगी। आइए बात करते हैं कि परिमेय की। मैंने कहा था कि जब हम लोग रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग पढ़ लेंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तब बात करेंगे फिर से परिमेय संख्या की परिभाषा की। तो मैंने परिमेय संख्या तो एक लिखा है, को परिभाषित करने के लिए P/Q और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये तो आपने एक जाना ही था। दूसरी बात करते हैं कि वे संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जो टर्मिनेटिंग हो, जो क्या हो, जो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग, दोनों बातें एक ही लिखी जा सकती हैं, नंबर हो तो वो हमारी क्या कहलाती है, रेशनल नंबर। आइए इसको फिर से हम बता दें। जो टर्मिनेटिंग हो, या तो टर्मिनेटिंग हो, जैसे कि मैंने कहा था 1/2 = 0.5, ये मैंने क्या कहा, रेशनल नंबर है। या तो वो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो के साथ साथ रिकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग, अब आइए बात इसकी कर लें कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग क्या मतलब है। ये इतनी सी बात को एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा। हमने कहा या तो वो टर्मिनेटिंग हो अर्थात शांत संख्याएं हो, कहने का मतलब हो किसी नंबर ऑफ स्टेप के बाद वो कट जाए, तब या तो वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। फिर दूसरी बात मैंने कहा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, इसका मतलब क्या है कि ऐसी संख्या वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और क्या हो, रिकरिंग हो, अर्थात जो किसी भी नंबर ऑफ स्टेप के बाद ना कटे और फिर रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। ये भी आप जानते रहिए, दोनों का मतलब एक ही है, रिपीटिंग और रिकरिंग। तो जैसे अब बात कर लें 1/3 परिमेय संख्या है। अब 1/3 है क्या, मैंने अभी बताया था नॉन टर्मिनेटिंग, क्या आया था 0.3333 ऐसे आता चला गया था। हमने इसको क्या लिखा था, 0.3 पर बार लिख दिया था। ये भी परिमेय संख्या है। आप देखिए क्या है, रिपीटिंग है, यस रिपीट हो रहा है, एक साइकिल के बाद 3 हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात ये, इसको जब भी हम भाग देंगे तो ये पूर्णतः कभी कटेगा नहीं, यह भी हमारे क्या है, आपके पास रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं ये 1/2 जो मैंने बात करी थी टर्मिनेटिंग की, और 1/3 जो मैंने बात करी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग की, ठीक है। तो आपके पास ऐसी संख्याएं जो टर्मिनेट अर्थात पूर्णतः कट जाएं या फिर पूर्णतः ना कटें, तो वो क्या हो, किसी नंबर ऑफ स्टेप के बाद रिपीट हो, ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, रेशनल नंबर कहलाती हैं। आइए इसी डेफिनेशन से इरेशनल की बात कर लें हम लोग। तो इरेशनल की बात कर लें, आपके पास अगर टर्मिनेटिंग तो हटा दीजिए, अब कंफ्यूजन आपके पास यहाँ होगी, तो इरेशनल अपरिमेय, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, ध्यान से हम लोग बात को समझेंगे। क्या कह रहे हैं कि इरेशनल नंबर ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें, इनके रूप में हम लोग ना लिख सकें, वो हमारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पहली परिभाषा हो गई। दूसरी जो हमने इसमें से जो डेफिनेशन बताई है कि टर्मिनेटिंग हो, चलिए ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, चलिए तब भी ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब आइए इसको समझ लें क्या है। जैसे मैंने कहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, वो टर्मिनेट भी ना हो अर्थात पूर्णतः कटे भी ना और रिपीट भी ना हो, ऐसी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोग बात करते हैं आपके पास √2 की, ठीक, √2 की बात करते हैं कि हमारा क्या है, ये अपरिमेय है।
अपरिमेय है। कैसी संख्या है ये? अपरिमेय संख्या। अब बात करें अगर हम लोग √2 की, तो √2 को अगर हम लोग पॉइंट के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये आएगा क्या आपके पास 1 पॉइंट, क्या आएगा 1.141 और आपके पास आएगा 421,356 कुछ ऐसे आता जाएगा और भी आगे आएगा। तो अब बात कर लेते हैं। देखिए ये पूर्णतः कट भी नहीं रहा है, आगे आता ही जाएगा, डॉट डॉट कर लीजिए, आगे अभी और आता रहेगा। पूर्णतः कट भी नहीं रहा और किसी साइकिल के पास रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखिए 1 4 आया, 1 4 आया, चलिए ठीक है। फिर यहाँ पे 1 4 आना चाहिए था, नहीं आया। 3 5 नहीं आया। अगर 1 4 नहीं आया तो 2 1 अगर ऐसे आता तब भी हम लोग मान लेते। तो देखिए कहीं पर भी ये रिपीट नहीं हो रहा, थोड़ा सा तो रिपीट हुआ, थोड़ा सा हमारे पास हुआ। सॉरी यहाँ पर 4 ही नहीं है, 1 4 1 सही है, सही 1 4 1 2 1 3 5 6। तो देख लें ये रिपीट नहीं है, थोड़ा सा ये हुआ, बाकी 1 3 5, अर्थात ना तो ये रिपीट हो रहा है ना ही ये कट रहा है। तो ये कैसा नंबर हो गया आपके पास? अपरिमेय संख्या। कैसी? अपरिमेय। ऐसे ही रूट पाई की बात कर लें। पाई जिसको हम लोग 22/7 लिखते हैं, 22/7 होता है हमारे पास, वो उसका पूरा मान नहीं है। तो पाई का मान जो होता है, सॉरी मैंने शायद ये गलत लिख रखा है, एक सेकेंड। √2 की जो वैल्यू होती है एग्जैक्टली 1.41421356, ठीक है। और पाई का जो मान होता है हमारे पास है 3.1415926। देख लें यहाँ भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। 1 4 के बाद 1 5 आ गया, फिर 9 2 आ गया, 6 आ गया, ऐसे ही आगे आता जाएगा, ये पूर्णतः कटेगा नहीं। और इसमें भी देख लें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 4 के बाद फिर 2 आ गया है, फिर 1 आ गया, 3 5। तो ये हमारे क्या है, ना तो ही रिपीट हो रहे हैं ना ही ये कट रहे हैं, अर्थात नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ही हमारे कैसे कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। होप सो आपने बात समझी होगी कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। कंफ्यूजन मत पालिएगा, जो ऐसे आता ही जाए और कहीं पर भी पुनरावृत्ति ना हो संख्याओं की, तो वो हमारे पास क्या होता है? इरेशनल। और सिंपल सी लैंग्वेज में बोल देते हैं कि जो P/Q के फॉर्म में जिन्हें हम ना लिख सकें वो हमारे कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। आइए अब बात करते हैं। अक्सर एक चीज़ और पूछी जाती है आप लोग के DLED में, √2 √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। ये मोस्टली DLED में ही पूछा जाता है उनके एग्ज़ाम्स में, फाइनल एग्ज़ाम जो देते हैं, कि √2 √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें, कैसे किया जाता है। आइए जो ज़रा सा वो सीख लें, कैसे हम लोग √2 को √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। ये मोस्टली उन्हीं बच्चों के लिए जो DLED या B.Ed वाले हैं, क्योंकि ये वहाँ पे एक्सप्लेन करके पूरा लिखना होता है पूरे अपने आंसर को। तो √2 को संकालिकी का संख्या रेखा पर निरूपण। ध्यान से बात को समझेंगे। देखिए क्या है हमारे पास, हमने संख्या रेखा मतलब कोई एक ऐसी रेखा जिसपे संख्याओं को प्रदर्शित कर दें। ये हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन है। ये इन्फिनिटी तक जाएगा, -1 -2 -3 -इन्फिनिटी तक। आइए देखिए बात करते हैं। जैसे देखिए ये 0 है, ये 1 है हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग अगर बात करें कि ये 1 यूनिट है, ठीक, और ये 1 यूनिट है, एक यूनिट हम इस तरह से गए, एक यूनिट हम इस तरह से गए, और अब इस 0 से इसको मिलाएं तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ होता है। पाइथागोरस प्रमेय नॉर्मली बहुत लोगों को नहीं पता होगा, आगे बात करेंगे। थोड़ा सा बात कर लें कि
पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? जब किसी समकोण त्रिभुज में, ये हमारा 90 होना चाहिए, यस ये हमारे पास क्या है 90 है। जब किसी समकोण त्रिभुज में, ये हमारे पास आधार होता है, थोड़ा सा बस ज़रा सा सुन लीजिए, ये हमारे पास लंब होता है और ये कांड होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है हमारे पास कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कांड का स्क्वायर, कांड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? आधार हो गया, ये हमारे पास लंब हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक, तो ये हमारे पास होता है, तो हमने कहा कि ये 1 यूनिट हुई, 0 से लेकर 1 गए, 1 यूनिट इधर गए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? कर्ण का स्क्वायर। ये हमें ज्ञात करना है। ये तो ये हो गया, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, फिर 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, और ये कर्ण का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 2 बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर क्या आएगा? ये स्क्वायर इधर आएगा, तो 2 पर 1/2 या फिर √2 लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा? √2 आएगा। समझ गए होंगे? अगर एक बार फिर से सुन लीजिए, देखिए ये हमारे पास है आधार, ये हमारे पास है लंब। आधार 0 से 1 तक गए थे, 1 यूनिट हुआ, ऊपर हम 1 यूनिट गए, 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, अर्थात लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण हमें ज्ञात करना था। तो अब हम बात करेंगे कि ये हमारे पास √2 निकली, ये दूरी क्या है? √2 हो गई। अब आप गोला प्रकार, जिसको कंपास बोलते हैं, उससे यहाँ से रखेंगे और ऐसे आप क्या लगाएंगे? एक चाप लगाते हुए, ये एक सर्कल बनाते हुए जाएंगे। ये जहाँ भी कट करेगा, ये जिस पॉइंट पर भी कट करेगा, यही आपका क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। क्या होगा? √2। ठीक इसी तरह से हम लोग √3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से एक बात समझ लें, ये √2 हो गया, इसको हम लोग अपना गोला प्रकार कंपास लेंगे और इस तरह से हम लोग क्या लगाएंगे? चाप लगाएंगे। इस तरह से क्या लगाएंगे? सपोज ये हमारे पास गोला प्रकार है और इस तरह से हम क्या लगा रहे हैं? एक चाप लगा रहे हैं। ये जहाँ भी ये चाप संख्या रेखा पर काटेगा, वही हमारा क्या है? √2 का निरूपण हो गया। यहीं पर हमारा √2 की वैल्यू आएगी। ऐसे ही √3 की बात करें तो √3 की बात करें भाई, तो अब हम यहाँ से 1 यूनिट लेते हैं और यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये 90 हो गया, ये 1 यूनिट हो गया। अब इसको अगर हम यहाँ से मिलाएं तो ये हमारे पास क्या बनेगा? कर्ण बन जाएगा। ये हमारे पास क्या हुआ? आधार हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? लंब हो गया। ठीक, अब √3, अब हमको ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, तो आधार कितना है? √2 का स्क्वायर, लंब कितना है? 1 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक, ये हुआ। अब √2 की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। ठीक, इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो √2 कैसे होता है? 2 की घात 1/2 की घात क्या है? 2 है। ठीक, तो 2 की घात 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या आएगा? 2। ठीक है, बात समझ आई होगी यहाँ तक। प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, 2 + 3 हो जाएगा बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिल गया? ये हमारे पास मिल गया √3। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि आप कंपास या गोला प्रकार, जिसको हिंदी में बोलते हैं, लेकर इसको इस दूरी का आप त्रिज्या मानते हुए एक क्या करेंगे? चाप लगाएंगे। ठीक उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? इसको अपना क्या मानते हुए? त्रिज्या मानते हुए आप क्या लेंगे? कंपास लेंगे और ये जहाँ से भी जाएगा वहाँ क्या करेंगे? जहाँ भी ये कट करेगा वही आपका क्या हो जाएगा? √3 का प्रेजेंटेशन। यहाँ से आप लीजिएगा गोला प्रकार इतनी दूरी का, यहाँ पर आप अपने गोला प्रकार की नोक रखिएगा, यहाँ पर जो पेंसिल सेट करे हैं इतनी दूरी को लीजिएगा, जहाँ भी ऐसे चाप लगाते हुए जाइएगा, जहाँ भी कट करता है वही आपका क्या हो गया? √3 का रिप्रेजेंटेशन। तो आप होप से समझ पाए होंगे। अगर
फिर भी नहीं समझ पाए हो, मैं एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ। ये हमारे पास 1 यूनिट है, 0 से लेकर 1 गए, 1 यूनिट हमने ऊपर लिया और बाई पाइथागोरस प्रमेय क्या निकाला, कर्ण आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, आपके पास 1 धन 1 2 कर्ण का, आपने यहाँ से कर्ण निकाला √2। फिर मैंने क्या कहा कि कंपास अर्थात गोला प्रकार लीजिएगा, यहाँ से आप इसको अपना त्रिज्या मानिएगा और उसी त्रिज्या से क्या करिएगा, आप चाप लगा दीजिए। ये चाप हमारा जहाँ भी जाकर कट करेगा, जहाँ भी जाकर कट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, ठीक इसी तरह से √3 की बात किया तो इसको फिर हमने आधार मान लिया, एक दूसरा त्रिभुज हमने बनाया, इसको 1 यूनिट लिया, एक समकोण त्रिभुज बनाया और फिर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, फिर से पाइथागोरस प्रमेय निकाला, से हमने कर्ण निकाला, कर्ण की वैल्यू √3 आई। अब क्या करना है, आपको अपना गोला प्रकार लेना है, यहाँ से आप क्या करेंगे, इस त्रिज्या का लेते हुए एक चाप लगाएंगे, ये जहाँ भी जाता है वही आपका √3 का प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट हुआ। इस तरह से ये डीएलएड में बहुत पूछा जाता है, सिलेबस में भी है, होप सो आप बात समझ गए होंगे। यहाँ तक था। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि प्रमेय संख्याओं के कुछ थोड़े से और रूल्स के बारे में। क्या होती हैं कि दो संख्याओं के बीच हम लोग कितनी प्रमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आप लोग को अगर नहीं समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इस पर फिर और कुछ इजी मेथड लेकर आएंगे। अगर समझ आता है तो भी आप अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपके कमेंट को ज़रूर देखेंगे। बात करते हैं कुछ नोट पॉइंट करके प्रमेय संख्याओं के लिए जो इम्पोर्टेंट है और अक्सर इन्हीं से आपके MCQ क्वेश्चंस बनते हैं। तो ज़रा सा बात कर लें हम लोग, क्या है एक नोट पॉइंट, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ऐसे ऑप्शन में बना देता है, लिखेगा प्राकृतिक संख्या है, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी आपके पास इंटीजर्स, सभी नेचुरल नंबर, ऐसे करके दे देगा। तो देखिए पूर्ण संख्या मैंने क्या कहा, पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर, जिसमें क्या है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। लेकिन इसी का उल्टा कर दें कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें 0 नहीं होता। तो देखें हम क्या करें, 0 को अगर हटा भी देते हैं तो देखें ये नेचुरल नंबर हमारा मिल गया ना, इसके अंदर हमने यही बात तो बोला था कि ठीक है सभी पूर्ण संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक हैं, पर सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई पूर्ण संख्या के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 जरूर होना चाहिए, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है। तो और आइए, सभी पूर्णांक संख्याएं प्रमेय संख्या होती है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा लिखिए, सभी पूर्णांक संख्याएं प्रमेय संख्या होती हैं, प्रमेय संख्याएं होती हैं, परंतु सभी प्रमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा पूर्णांक क्या है, आपके पास सब 1 2 3 -2 1 -2 -3 ये सब क्या है, सब पूर्णांक हैं, सब पूर्णांक है। तो मैंने कहा कि ये प्रमेय होंगे, प्रमेय का मतलब P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, सभी पूर्णांक संख्याओं को P/Q 1/1 लिख सकते हैं जिसका किसी भी, और 2/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, -1/1 लिख सकते हैं, ऐसे सबको लिख सकते हैं, ऐसे सबको लिख सकते हैं। लेकिन
जरूरी नहीं है कि जैसे 1/3 ये क्या है, मैंने अभी बताया था ये परिमेय है, ठीक है, पर क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। पूर्णांक तो तब होगा जब ये पूर्णतः कटेगा। ये पूर्णतः कटता ही कहाँ है? 0.333 कहाँ पूरा कट रहा है? तो कहने का मतलब सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। ये पूर्णांक नहीं है, ये क्या है? पूर्णांक नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। तो हमारे पास ये एक नोट पॉइंट था। आइए आगे थोड़ा सा एक और बात कर लें कि दो परिमेय संख्याओं के बीच हम लोग कितनी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। छोटा सा फॉर्मूला है, दो परिमेय, इसको तो पहले नोट करके लिख लीजिए आप लोग, नोट पॉइंट बना के। परिमेय संख्याओं के बीच ये हमेशा पूछता है कितनी परिमेय संख्याएं संभव है के बीच असंख्य परिमेय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संख्याएं होती हैं। अक्सर ये आपको कंफ्यूजन के लिए पूछ लेता है। आप सोचेंगे जैसे लिखा है 1/2 और 1/3, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं? आपको लगेगा इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका 3 है, अब इसके बीच में नहीं हो सकता कुछ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1/2 और 1/3 के बीच में आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इतनी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अब बात करें तो 1/4 लिख सकते हैं, 1/2 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। 1/6 लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं। आप लिखते जाइए जितने लिख सकिए इसके बीच में। फिर 1/11 लिखिए, चलिए 110 लिख दीजिए, जितना लिख सकते हैं, जितना लिख पाइए आप बहुत लिख सकते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं? असंख्य परिमेय संख्या होती हैं। आप इसको प्लीज़ याद रखिएगा, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अक्सर आपसे फिर ऑप्शन में दे देगा 2 होती हैं, 4 होती हैं, 10 होती हैं, 20 होती हैं, 8 होती हैं, अनंत होती हैं। अगर लिखा है, अगर अनंत भी लिखा है तो भी सही है। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, अर्थात जिसको हम गिन ना सकें। असंख्य मतलब जिसको हम ना गिन सकें। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, आइए उसको लिख लेते हैं कि कैसे हम दो अपरिमेय संख्याओं के बीच या निकालते हैं। तो जो इसका फॉर्मूला है, जैसे हमारे पास कोई दो संख्या a और b है, इनके बीच हमें निकालना है कि हमारे पास कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। हमारे पास जो सूत्र है an + b/n + 1, जहाँ पर n बराबर 1 2 3 4 5, ये परिमेय के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, पूर्णांक के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा है 1/a बराबर 1/2, एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। और b लिखा है 1/3, ठीक है। n बराबर 1 2 3 रखते जाइए, आप जहाँ तक रखेंगे उतनी सारी संख्याएं मिलती जाएंगी। तो जैसे 1/2 n बराबर 1 ले लीजिए, ठीक है, गुणे 1 धन 1/3 1 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 धन 1/3/2। अब हमने यहाँ पे फ्रैक्शन थोड़ा सा जोड़ना नहीं सिखाया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जोड़ के आप क्या करेंगे? 5/6/2, इसको अपन लिख सकते हैं 5/6 × 1/2, इसको लिख सकते हैं 5/12, ठीक है। इस तरह से हम लोग ऐसे ही दो पूर्णांक संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ये तो था। एक एग्जांपल और ले लीजिए, दो पूर्णांक संख्याओं के बीच यही फॉर्मूला लगेगा। संख्याओं के बीच कितनी असंख्य और या फिर अनंत क्या हो सकती हैं? असंख्य परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। आइए
छोटा सा एग्जांपल देख लें। जैसे अब यहाँ पर a इक्वल टू 2 ले लिया, b इक्वल टू 3 ले लिया, इसी फॉर्मूले पर रख दीजिए, इस फॉर्मूले पर, और n इक्वल टू फिर से वही ले लीजिए। n का मान बदलते जाएंगे, एक बार 1 लिया फिर 1 आया, 2 लेंगे तो कुछ और आएगा, 3 लेंगे तो कुछ और आएगा, ऐसे ही लेते जाइए, आपका मान निकलता चला आएगा। तो a इक्वल टू हमने क्या लिया है 2, तो यहाँ पर रखिए 2 इंटू 1 प्लस 2, b की जगह पे क्या लिया है 3 अपॉन n क्या लिया है 1, 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 घन 3 बटे 2 बराबर 5 बटे 2। ये क्या हो गया, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। यहीं पर n बराबर 2 ले लीजिए, n बराबर 2 लेंगे तो 2 गुणे 2 धन 3 बटे 2 धन 1, तो 2 दूना 4, 4 धन 3 बटे 3 7 बटे 3, ये दूसरी हमारी परिमेय संख्या हो गई। इस तरह से हम लोग दो पूर्णांक संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। और दो परिमेय संख्याओं के बीच भी असंख्य परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो आपने यहाँ पे बात समझी होगी, और इस पर और सारे एग्जांपल्स करिएगा, बात जहाँ पे नहीं समझ आएगी हमें आप कमेंट करिएगा। आगे अब हम लोग देखेंगे, अभी हमारे इसी नंबर सिस्टम में बचा हुआ है, अभी तो हम लोग परिमेय अपरिमेय तक पढ़ पाए, अभी कंपोजिट नंबर बचा हुआ है, प्राइम नंबर बचा हुआ है, और प्राइम नंबर के बेसिक क्या चीज़ें हैं तो उनमें आगे अगले एपिसोड उसमें अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें, और कहीं भी कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।